हिंदी साहित्य में आज सुनिए नासिरा शर्मा जी की कहानियों की कड़ी में उनकी अगली कहानी एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा। 22 अगस्त को नासिरा शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं स्वरूप एक सप्ताह तक उनकी लिखी 7 कहानियाँ मैं सुना रही हूँ। आज सुनिए 7वीं कहानी, एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा, मेरी ज़ुबानी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नासिरा शर्मा जी एक प्रख्यात भारतीय हिंदी लेखिका हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया की एकमात्र महिला के रूप में इतिहास रचा, जिन्होंने रुहुल्लाह खुमैनी के सत्ता संभालने के बाद उनका साक्षात्कार लिया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए हैं, जिनमें उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2019 में कागज़ की नाव के लिए व्यास सम्मान शामिल है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान ने एक प्रतिष्ठित और पुरस्कार विजेता लेखिका के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। तो चलिए आज सुनते हैं उनकी कहानी, एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा। कुत्ते के रोने की आवाज़ मध्यम सुरों में आ रही थी, जैसे वो घर की मालकिन से विनती कर रहा हो कि मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर जाने दो। सड़क पर कुतियाओं को छेड़ने और साथी कुत्तों के संग दौड़ लगाने और जूठे पत्तल चाटने। कितने दिन हो गए गला फाड़कर भौंका नहीं हूँ, किसी मोटर के पीछे भागा नहीं हूँ। मैं तो किसी ऊंची जात का पेडिग्री नहीं हूँ, बल्कि पालतू पट्टे लगे कुत्तों को हमेशा डांटा फटकारा है, उनके मालिकों को छेड़ने के लिए काटने का नाटक भी रचा है। फिर मुझे यूं बांध कर क्यों रखा है? मुझे आज़ाद कर दो। क्या सोच रहे हो? रमा ने पूछा। कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने चौंक कर रमा को देखा और पैकेट से सिगरेट निकालकर होठों से दबाई। लिखने का मूड नहीं बन रहा है क्या? कॉफ़ी बनाऊं? रमा ने लाइटर से पति की सिगरेट जलाई। ये कुत्ता मेरे नर्वस को हिलाकर रख देता है। लगता है तेज़ महीन छुरी से ये मेरे दिल व दिमाग के स्लाइस उतार रहा हो। रुई दूं कान में लगाने के लिए? रमा हंसी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, वक्त कम है, कल से शूटिंग शुरू होने वाली है, मुझे ये स्क्रिप्ट आज रात तक पूरी करनी है। सिद्धार्थ ने रमा की बाहें गर्दन से हटाई और कुर्सी से खड़ा हुआ। मेरी मानो तो एक आध फ़ोन कर ऊटपटांग बातें कर लो या फिर कोई बोर सीरियल देख लो, कुत्ता जहन से निकल जाएगा। अच्छा, कहकर सिद्धार्थ कहकहा मारकर हंस पड़ा। रमा के जाने के बाद सिद्धार्थ ने मेज पर से किताब उठाई और चित्रकारों की कृतियों एवं उनकी बनाई तस्वीरें देखने लगा। सिद्धार्थ को रंग बिरंगी तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आता है। उसमें वो कई बार कोई कहानी तलाश करने लगता है जो उनकी स्टिल भाव भंगिमा के पीछे छुपी होती है। सिद्धार्थ का दावा है कि वो लोगों के खड़े होने, बैठने और देखने के अंदाज से बहुत कुछ उनके मन की बात जान जाता है। कॉफ़ी? रमा ने प्याली मेज पर रखी। कहीं चलते हैं, एकाएक सिद्धार्थ बोला। नीचे वालों के घर चलते हैं। नीचे वाला क्यों? मुझे कुछ अजीब सी लगती है वो औरत। मुझे देखती है, मुस्कुराती है, मगर बहुत ठंडी सी छुअन के साथ। और तो और कभी घर नहीं बुलाती है, कुछ पूछती है ना कहती है। फिर क्यों जाना चाहती हो? इस कुत्ते के विरह आलाप का कारण जानने के लिए। मुझे क्यों साथ ले जाना चाहती हो? ताकि तुम इस कुत्ते के पीछे की कहानी जान सको। सिद्धार्थ ने हंसती नज़रों से रमा को देखा। रमा आर्ट क्रिटिक है, उसे वो सब कुछ दिख जाता है जो दूसरों को नज़र नहीं आता। तभी रमा खास तौर से उस औरत का जिक्र कर रही है जो इस पूरे माहौल में उसे अलग सी लगी होगी, और वो इस किरदार की परत दर परत प्याज के छिलके की तरह उतारना चाहती है। कुछ सोचकर सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, कभी भी चल सकते हैं। वो नौकरी पर चली जाए तब। क्यों? ताकि घर का वातावरण उसकी ठंडी ढालनुमा मुस्कान और नपे तुले हाव भाव से छुप न सके। ओके। सिद्धार्थ का ध्यान बट गया था। उसने सीटी पर अपनी पुरानी धुन निकालनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब था कि उसने काम का मूड बना लिया है। रमा का काम हो गया था। उसने हंसती नज़रों से सिद्धार्थ को देखा और खाली प्याले उठाकर लॉबी में आई। गंदे कपड़ों का ढेर वॉशिंग मशीन में डाल उसने स्विच ऑन किया। रसोई में जाकर उसने दाल, चावल, सब्जी प्रेशर कुकर के कटोरदान में रख गैस जलाई और बालकनी में आकर पेड़ पर बने चिड़ियों के घोंसलों को ताका। शाखाओं का पूरा एक संसार उसे ज़मीन और आसमान के बीच जाल फैलाए नजर आया। एक टहनी दूसरे को बुलाती हुई, एक शाख
दूसरे शाख के गले में बाहें डाले हुए हवा के झूले पर सवार है। प्रेशर कुकर की सीटी ना बजती तो वो उसी दृश्य में तैरती उतराती रहती। सिद्धार्थ और रमा को इस नए मकान में आए हुए अभी माह भर हुआ है। शुरू के दिन सामान लगाने, नए पते के कार्ड पोस्ट करने और थकान उतारने में गुजर गए। फिर जब सहज जीवन जीना शुरू किया तो आसपास की आवाज़ों ने अपना परिचय खुद कराया। इन सारी आवाज़ों में बस एक ही आवाज़ उन्हें रहस्यमय लगी थी, वो बच्चों के शोर में कुत्ते का धीमे धीमे रोना, जैसे वो इंसान हो जो अपनी पीड़ा को निचोड़ रहा हो। रमा पर एकाएक काम का भार आन पड़ा। कला की एक पत्रिका अपना विशेषांक निकालने वाली थी। उस अंक के लिए रमा से एक बड़ा लेख मांगा था। समय कम था, ऊपर से सिद्धार्थ की शूटिंग शुरू हो गई थी। उसका घर आना जाना तय नहीं था। कई कई दिनों तक वो घर नहीं लौटता था। फिर बड़ी शेव, गंदे कपड़ों एवं फूली आंखों के संग लौटता और कई दिनों तक सोता चला जाता। रमा को आदत पड़ गई है। ऐसे बदहवास दिन उसके लिए वरदान होते। वो खूब जमकर प्रदर्शनियाँ देखती, लेख लिखती और मित्रों के घर जाकर गप्पे मारती। अफसोस कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसका जहन सारी झंझटों से उबर कर खामोश फिजा में जब सोचना शुरू करता और वो कलम उठा कुछ लिखना चाहती, उस वक्त कुत्ते की दर्दनाक फुसफुसाहट उसे अचेत करने लगती। एक दिमागी रस्साकशी शुरू हो जाती। विचार कुलबुलाते, शब्दों को जैसे ही उठाती वो रोना उसे बिखेर देता। लुका छुपी के खेल की तरह वो शब्द और विचार को पकड़ती, ढूंढती, एक असहनीय वेदना से छटपटाती रह जाती। रमा ने कमरे में आकर खिड़की का पट खोला। सामने वाली श्रीमती अरोड़ा गुस्से में बैठी पुराना स्वेटर उधेड़ रही थीं। आवाज़ सुनकर आंखें उठाईं तो रमा के मुंह से निकला, हेलो आंटी। नमस्ते, कैसी हो? कभी आती नहीं, शाम को आओ, अपने उनको भी साथ लाओ। अरोड़ा साहब तो 5:30 तक घर लौट आते हैं। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, मगर अकेली, आज ही शाम को, पूरे विश्वास से रमा ने कहा और मन ही मन तय कर लिया कि वो कुत्ते की यातना का पता लगाकर रहेगी। उसके लिए होमवर्क ज़रूरी है, वरना इस घर को 11 महीने से पहले छोड़ना पड़ सकता है। तभी कुत्ते का रुदन एक पीड़ा भरा निवेदन बन अगरबत्ती के धुएं की तरह बल खाता रमा के कानों में आ समाया। उसका दिल चाहा कि वो आंगन में कूदे और कुत्ते को गोद में उठा दूर जंगल में जाकर छोड़ आए, जहाँ उसे कोई इंसान की शक्ल नज़र ना आए जो घर की हिफाजत के लिए उस बेजुबान को कैद कर सके। रमा ने अपनी उग्रता पर काबू पाने के लिए गिलास में ठंडा पेय डाला और एक सांस में आधा पी गई। सृजनात्मक उत्तेजना उसके खून में आतिशबाजी की तरह नाचने लगी थी। सप्ताह भर ही बचा है और उसने अभी तक सिर्फ चंद पंक्तियां ही लिखी हैं। उसका भी कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है। रमा ने झुंझला कर कागज़ मेज पर पटके और उन पर पेपर वेट रख उसने कनपट्टी की फड़कती रग को दोनों हाथों की उंगलियों से दबाया। कुत्ते का आलाप अब लड़कियों के बस्ता पटकने, जूता उछालने और लड़ने के बीच बर्तन की खड़खड़ाहट में डूब गया। रमा को लगा ब्रेन हेमरेज के अटैक से वो बच गई। उसने अपनी पसंद का कैसेट डाल स्विच ऑन किया। संगीत उसकी फूली मांसपेशियों को सहलाने लगा। धीरे धीरे ठंडे पेय का घूंट भरने लगी। उसके दिमाग में विचार पौंधा, क्यों ना ह्यूमन राइट्स को एक तनतनाता सा खत लिख दिया जाए कि एक परिवार के सारे सदस्य एक बीमार कुत्ते को घर में अकेला छोड़ बाहर काम पर चले जाते हैं। फिर दूसरे पल वो मुस्कुरा पड़ी अपनी कल्पना की उड़ान पर। खाली गिलास रख उसने शेल्फ से बड़ा लिफाफा उतारा और पेंटिंग्स के रिप्रिंट्स देखने लगी। 15 मिनट बाद उसे वो रिप्रिंट मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अब मुझे उस विलाप से छुट्टी मिल जाएगी, उसने चहक कर कहा और शेल्फ में लिफाफा वापस रख तस्वीर गौर से देखी। 5-6 पिल्ले अपनी माँ के बदन पर लौट रहे थे। खामोश कुतियाँ उन्हें चाट रही थी। उसने तस्वीर टेबल पर टिका दी। लॉबी में जाकर उसने कैसेट लगा दरवाज़ा बंद किया और ठंडे दिमाग से कागज़ संभाले। शाम घिराई थी। श्रीमती अरोड़ा की पुकार पर उसने कलम रोक बाहर देखा। श्रीमती अरोड़ा पूरी तरह सज धज के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थीं। रमा ने अंगड़ाई ली। आओ जी, पकौड़े उतारने जा रही हूँ, कहते हुए श्रीमती अरोड़ा कमरे में वापस चली गईं। बस 10 मिनट में आई, कहकर रमा ने कमरे की खिड़की बंद की और कपड़े निकालने लगी। रमा जब श्रीमती अरोड़ा के घर पहुंची तो वहाँ कॉलोनी की 1-2 औरतें पहले से मौजूद थीं। परिचय के बाद चाय नाश्ता शुरू हुआ। बातों के बीच रमा के मुंह से निकल गया, आंटी जी, आपने मेरे नीचे वालों को नहीं बुलाया, उनसे भी तो परिचय हो जाता। हमारा उनके घर आना जाना नहीं है।
आकाश की माँ जब जिंदा थीं तब जाती थी, श्रीमती अरोड़ा ने अजीब अंदाज से कहा। बाकी महिलाओं के चेहरे पर ऐसा कष्ट भरा भाव उभरा जैसे चलते चलते पैर के नीचे गिलास का टूटन आ जाए। मैंने तो बस, दरअसल उनका कुत्ता शायद बीमार है, सारे वक्त रोता रहता है। कुत्ता? घर जाकर आकाश से मिलकर आइए, क्या खूबसूरत जवान था, मगर अब उसकी हालत देख कुत्ते को भूल जाइएगा। कमाल है भाई, पूरे 5 वर्ष हो गए हैं, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी है। न दोस्तों के लिए दरवाज़ा खोलती है और न रिश्तेदारों के लिए। श्रीमती किशोर ने मुंह बिचकाया। खुलता तो है दरवाज़ा। श्रीमती कुमार हंसी। वो तो उसका बॉयफ्रेंड है, कहती है आकाश से मिलने आता है, मगर खैर छोड़ो, हमें क्या। श्रीमती अरोड़ा कुढ़े स्वर में बोली। गलत शादी इंसान को क्या से क्या बना देती है। कहाँ आकाश का परिवार और कहाँ ये चंद्रा यादव, मगर प्रेम विवाह जो होना था। श्रीमती कुमार बोली। ये जाने कहाँ से आई, और बस एक रट, मकान मेरे नाम कर दो, मेरे भविष्य को लेकर मेरे भाई चिंता में हैं। आकाश की माँ ने मकान नहीं दिया, बस फिर उनकी क्या गत बनाई। छोड़ो, मन खराब होता है ऐसी बातों से। रमा को लगा जैसे काले काले बादल बिना बरसे गुजर गए। उमस बढ़ गई। उसको अब कुत्ते के रोने के पीछे भी कोई खास कारण छुपा महसूस होने लगा। इधर उधर की बातें कर रमा घर लौट आई। उसका मन बड़ा अनमना सा हो रहा था। कई बार दिल चाहा कि एकाएक आकाश श्रीवास्तव के घर में दाखिल हो जाए और उस कुत्ते को खोल अस्पताल ले जाए। मन कुछ देर भटकता रहा, फिर वो मेज पर बैठ लेख के आरंभ को सरसरी नज़र से पढ़ने लगी। आधी रात के लगभग नीचे वालों की घंटी बजी। रमा जाग रही थी। उसे साफ सुनाई पड़ रहा था कि नीचे माँ बेटी की आपसी बहस शुरू हो गई है। रमा ने उठकर गली की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी ताकि बातें साफ सुनाई पड़ें। मम्मी, आप फिर उन्हें लेकर आई हैं? हाँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। आपको पता है कि डैडी को पसंद नहीं, फिर इतनी रात गया। चुपचाप जबान बंद रखो। अगर तुम अपने को बदलोगी नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगी। सारे दिन घर में रहना। सॉरी मम्मी। लड़की की आवाज़ डूब गई। रमा शतरंज के मोहरों की तरह इस परिवार के सारे सदस्यों को आगे पीछे करती हुई आखिर सो गई। सपने में भी उसे ऊट पटांग दृश्य आते रहे। जब वो सुबह उठी तो उसका सिर भारी था। चाय के घूंट भरते हुए वो सिद्धार्थ की बात याद कर रही थी, जो उसको हमेशा मना करता था कि तुम कला समीक्षक से समाज आलोचक तक की यात्रा तय कर सकती हो, मगर उसको व्यक्तिगत व्यथा बना उसे रात दिन ओढ़ा मत करो। रमा ने सिर झटका। मुझसे कहता है सिद्धार्थ, मगर खुद कहाँ मुक्त हो पाता है। 3 दिन की मेहनत के बाद लेख का पहला ड्राफ्ट बन गया। शाम को उसे फाइनल कर टाइपिस्ट को दे आएगी। सोचकर रमा बड़े मन से नहाई, नाश्ता किया और 1-2 फ़ोन कर वो लेख को दोहराने बैठ गई। रात नींद पूरी नहीं हो पाई थी, सो सुस्त सी बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। कुत्ते की पुकार से वो तेज़ सिर दर्द के साथ जागी। उसका दिमाग भन्ना गया था। झुंझलाई सी उठी और कपड़े बदल बाजार तक जाने के इरादे से निकली। टाइपिस्ट भी 2-3 दिन लगाएगा। जब नीचे पहुंची तो जाने किस भावना से प्रेरित हो उसने आकाश श्रीवास्तव के दरवाजे पर लगी घंटी दबा दी। मम्मी घर पर नहीं है। 8-9 वर्ष की बालिका ने दरवाज़ा खोला। मुझे तुम्हारे डैडी आकाश श्रीवास्तव से मिलना है, रमा ने झट से कहा। वो बीमार हैं, किसी से नहीं मिलते। लड़की ने दरवाज़ा बंद करना चाहा। कौन है गुड़िया? पीछे से कहती हुई 12-13 वर्ष की लड़की सामने आई। मैं रमा हूँ, महीने भर पहले यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? रमा अंत तक आते आते मुस्कुरा पड़ी। आइए आइए आंटी, बड़ी वाली ने सकपका कर कहा। डैडी किधर हैं? छोटी वाली ने इशारा किया। बड़ा सा आंगन पार कर रमा बरामदे में पहुंची। बड़ी ने आगे बढ़कर 3 दरवाज़ों वाले कमरे का बीच का बेड़ा दरवाज़ा खोला। एक जवान मर्द पटरीदार जांघिया और बनियान पहने बैठा था। दरवाज़ा खुलते और सामने रमा को खड़ा देख उसके चेहरे पर एक भौचक सा भाव आया। रमा ने हाथ जोड़ दिए। कमरे में दाखिल हो वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कैसे हैं आप? मैं पास वाले मकान के ऊपरी हिस्से में किराएदार हूँ। ठिठकती सी रमा ने बात शुरू की। डैडी आपसे मिलने आई हैं। टकटकी बांधे आकाश को कंधे से हिलाया बड़ी लड़की ने। अभी जिंदा हूँ, मगर देखिए मेरा सब कुछ कबाड़ी वाले को बेच रही है चंद्रा। जी? रमा ने पूरा वाक्य साफ सुना।
इसके बावजूद कि पैरालिसिस के असर से मुंह टेढ़ा था, आवाज़ साफ नहीं थी, मगर संदर्भ समझ नहीं पाई। ये सब कभी मैंने लिखा था, आप चंद्रा को मना करें। आकाश ने बाईं तरफ की लार को रुमाल से पोंछा। तभी कुत्ते की कू कू की आवाज़ से रमा को करंट सा लगा। रमा ने जो नज़रें उठाई तो धक से रह गई। कमरे के ठीक सामने आंगन के उस पार एक कोठरी की चौखट से काले सफ़ेद रंग का एक कुत्ता बंधा था। उसकी जंजीर सिर्फ इतनी थी कि वो गर्दन इधर उधर घुमा सकता था, फिर नीचे के पैरों को मोड़ पीछे की टांगों पर खड़ा हो सकता था। रमा व्याकुल सी उठी और दालान तक आकर ठिठक गई। उसने मुड़कर आकाश की तरफ देखा, जो चुपचाप विनती करते कुत्ते को बड़ी बेबस आंखों से देख रहे थे। दोनों लड़कियां दालान के कोने में बैठी होमवर्क कर रही थीं। इसे थोड़ी देर के लिए खोल दो, रमा ने कहते हुए आंगन पार किया। मम्मी खोलने नहीं देती, डैडी बीमार हैं, ये उनके बिस्तर पर चढ़ जाता है, मम्मी का काम बढ़ जाता है, कुछ टूटे स्वर में छोटी ने कहा, जैसे वो खुद इस दृश्य से आतंकित हो और रमा की बेचैनी को समझ रही हो। रमा कुत्ते के पास पहुंच गई थी। उसकी दोहरी जंजीर में ताला पड़ा था। देखकर रमा सन्न रह गई। डैडी के ऑफिस के सामने कुतिया ने बच्चे दिए थे। कार के नीचे आकर वो मर गई। डैडी एक पपी उठा लाए थे। बड़ी ने थूक निकला। हमारे साथ खेलता था आंटी, मगर छोटी की आंखों में क्या था जो रमा झेल नहीं पाई। पल भर भी वहाँ ठहरना रमा के लिए मुश्किल हो गया। वो उल्टे पैर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोल तेजी से बाहर निकली। पीछे से दोनों लड़कियों ने धीरे से कहा, बाय आंटी। रमा जवाब न दे पाई। वो तो अपनी ही धुन में थी। कैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ी, ताला खोला, कमरे में पहुंची, उसे याद नहीं। बस एक सवाल उसे मथ रहा था कि जीवन के इस क्रूर यथार्थ को साहित्य और कला किस हद तक अभिव्यक्त कर पाते हैं। इंसान के एहसास को दर्शाने वाला हर माध्यम अधूरा है। सब कुछ गूंगा, एक बेबसी, एक खालीपन, एक व्यर्थता का बोध रमा को अपने चंगुल में कस रहा था। उसे सिद्धार्थ की कमी खल रही थी। रमा ने तंग आकर सिद्धार्थ के स्टूडियो का नंबर लगाया। पता चला वो एडिटिंग पर बैठा है, फ़िलहाल आ नहीं सकता। रमा ने फ़ोन रख दिया। कुत्ते का विलाप जारी था। इसका मतलब था कि आकाश की पत्नी अभी लौटी नहीं थी। रमा उदासियों के तहखाने में डूबने सी लगी। उसे उन सारे कलाकारों के चेहरे याद आने लगे जो अजीबोगरीब घटनाओं से घिरे थे। फिर भी उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। किसी न किसी सुराग को कमंद बनाकर जिंदगी के अंधे कुएं से बाहर निकले थे। फिर आकाश श्रीवास्तव ने इस तरह हथियार क्यों डाल दिए? आखिर क्यों? दरवाजे की घंटी बज उठी। रमा ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सिद्धार्थ पूरी तरह से टूटा, थका, बैग कंधे पर लटकाए खड़ा था। उसकी लाल डोरे वाली आंखों में चमक थी। इसका मतलब था कि फिल्म अच्छे नोट पर ख़त्म हुई है। उसने सिद्धार्थ का बैग एक किनारे रखकर दरवाज़ा बंद किया और किचन की तरफ बढ़ी, ताकि जब तक सिद्धार्थ नहाकर निकले तब तक वो खाने के लिए कुछ बनाकर मेज पर रख सके। उसे भी तेज़ भूख लग रही थी। हाउ आर यू? सिद्धार्थ नहाकर ताज़ा दम लग रहा था। बड़ी देर में ख्याल आया, रमा ने हंसकर कहा। अपने गले में पड़े सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ उसके चेहरे की तरफ घूमी। आर्टिकल पूरा हो गया? सिद्धार्थ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। हाँ, तुम अपनी कहो। फिल्म पर नो कमेंट। उस जिक्र की भी जगह नहीं है दिमाग में। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी का घूंट भरा। नीचे वालों के? जिस जगह मैं तुम्हें छोड़ गया था उसी टॉपिक पर फिर से कुछ नया कहो। सिद्धार्थ हंसा। मतलब? वो आकाश श्रीवास्तव है, न्यूज़लैंड का रिपोर्टर। मेरी पहली फिल्म की बढ़िया रिपोर्ट छापी थी। पिछले 5 वर्षों से पैरालिटिक का मरीज़ है। जब स्ट्रोक हुआ तो इलाज में लापरवाही हुई और उसके दिमाग का सोशल, इंटेलेक्चुअल और फंक्शनल हिस्सा सूख गया है। ही इज़ जस्ट लाइक ए कैबेज। इतना कुछ तुम्हें पता था? नहीं, ऑफिस में नए घर की जब बात चली तो रमेश ने बताया था। ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर लवली ब्रेकफास्ट। सिद्धार्थ मेज से उठा, उसी के साथ रमा भी। अब वो भी सोना चाहती थी, बहुत थक गई थी। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रमा ने जैसी आंखें बंद की, आकाश का चेहरा नज़रों में तैर गया। एक अपाहिज कमरे के पलंग पर चुपचाप बैठा है और दूसरी तरफ एक जंजीर में बंधा कुत्ता बेज़बान होने के बावजूद विद्रोह में चीख रहा है। इस समय कुत्ता गिड़गिड़ा नहीं रहा है तो ये खामोश चलचित्र चल पड़ा है। उसने कई करवटें बदलीं, ध्यान इधर उधर लगाना चाहा, मगर नींद नहीं आई। न उस भौचक आंखों वाले चेहरे से फुर्सत मिली।
तंग आकर उसने सिद्धार्थ की कमर पर हाथ रखा और उसके करीब सिमट गई। सिद्धार्थ बेसुध पड़ा रहा। उसके हाथों को सहलाती रमा ने सिद्धार्थ के चेहरे का चुंबन लिया। सिद्धार्थ सोते में खुनमुनाया, फिर रमा को अपनी तरफ खींचा। रमा ने अपने होंठ सिद्धार्थ के होंठों पर रख दिए। चकमक पत्थर आपस में टकरा गए थे। अभी दोनों थके बदन स्फूर्त की पेंगे लेने ही वाले थे कि कुत्ते का दर्दनाक क्रंदन उनको दो फांक कर गया। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई थी। सूरज ने अपनी नारंगी चेहरे पर धूप की पीली छतरी तान ली थी। रमा ने दरवाज़ा खोल अखबार उठाया और पलंग पर आकर बैठ गई। सिद्धार्थ भी सोती जागती अवस्था में पड़ा था। एकाएक उठकर किचन में गया और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर लाया। मानो या न मानो, मगर ये कुत्ता हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। वो कैसे? हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और जो भी करते हैं उसकी आवाज़ की छत्रछाया में अंजाम देते हैं। सिद्धार्थ, मेरी मानो तो ये घर बदल लेते हैं। मैं तो लाख सहज रहना चाहूँ मगर रह नहीं पाती हूँ। चाय पियो, इसके बारे में सोचते हैं। अभी तो आए हुए 1.5 माह गुजरा है। कई सप्ताह गुजर गए। रमा का संताप कुछ कम हुआ। उसका कारण भी था कि वे दोनों 15 दिन के लिए मसूरी होकर लौटे थे। पूरे देश के चित्रकार वहाँ जमा थे। सिद्धार्थ की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई। रमा को कुछ इंटरव्यू के द्वारा कई चित्रकारों के रंग, स्टाइल और स्कूल ऑफ आर्ट्स को नए सिरे से समझने का मौका मिला। दोनों इतना खुश लौटे थे कि उन्हें पुरानी कोई बात फिलहाल याद नहीं थी। सुबह उनकी आंख डोरबेल के बजने से खुली। इस वक्त कौन आ सकता है? रमा कहती हुई उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने अनजाना चेहरा दिखा। नमस्कार जी, मैं चंद्रभान हूँ, इस मोहल्ले की संस्था का सेक्रेटरी। दरअसल एक खबर देनी थी। खबर तो आपको मिल जाती, मगर निवेदन तो मुझे ही विशेष रूप से आप लोगों से करना था। जी कहिए। दरवाजे से हटती हुई रमा बोली और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कल रात आकाश श्रीवास्तव को ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। अर्थी में आप लोग ज़रूर शामिल हों। चंद्रा जी ने तो उसे कैद सा कर घर में रखा था। कल रात भी वो घर पर नहीं थी जब आकाश को डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी। बहरहाल हम सबका प्यारा दोस्त था, बहुत अच्छा इंसान। उसने तन्हाई में 5 वर्ष कैसे काटे नहीं जानता, मगर उसकी विदाई इतनी अकेली ना हो इसलिए। चंद्रभान ने हाथ जोड़कर कहा और वहीं दरवाजे से मुड़ गए। अंदर कमरे से सिद्धार्थ सब कुछ सुन चुका था। रमा की समझ में नहीं आया कि वो इस खबर को कैसे ले। बस एक ही सवाल उठ रहा था कि कुत्ता कल रात से एक बार भी नहीं रोया था। दोनों जाने की तैयारी में लग गए। वैसे भी देर से उठे थे। सिद्धार्थ और रमा जब आकाश श्रीवास्तव के घर पहुंचे तो आंगन में भीड़ जमा थी। बरामदे में चंद्रा जमीन पर बिछी दरी पर बैठी थी। कुछ दूर बैठी दोनों लड़कियां सुबक रही थीं। आंगन में अर्थी सज रही थी। रमा को लगा आज भी चंद्रा उसी ठंडेपन के साथ खामोश बैठी है। दोनों पास जाकर बैठने ही वाले थे कि एक सख्त चेहरे वाले आदमी ने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, प्लीज़ वहाँ भीड़ ना लगाएं। चंद्रा ने इतना दुख सहा है कि उसमें दुख सहने की शक्ति नहीं रह गई है। बीमार पति की सेवा में रात दिन डूबी थी, और तुम लोग भी रो मत, लड़कियों को उसने डांटा। वो तो हम देखते थे, किसी की आवाज़ उभरी। चंद्रा ने अपना सिर घुटनों पर रख लिया और आसपास बैठी औरतें कुछ झुंझुलाई सी उठ खड़ी हुईं। सिद्धार्थ और रमा उल्टे पैर दालान से उतर आंगन में आ खड़े हुए, जहां औरतों मर्दों की खुसुर पुसुर जारी थी। ये और सेवा? चंद्रा के नाम मकान हो गया है। कैसे? आकाश ने हस्ताक्षर आखिर मजबूर होकर कर दिए होंगे। नहीं, इसी बात पर तो उसका खाना बंद कर दिया गया था। ये सब जाली दस्तखत से हुआ है। दुबे है ना कचहरी में, वो बता रहा था कि वही किसी को बीमार बनाकर ले गया था। ये है कौन? रमा ने धीरे से पूछा। उसके सवाल पर सिद्धार्थ चौंक पड़ा। उसने आंखें तरेर कर रमा को घूरा। बचपन का दोस्त, हमदर्द की शक्ल में भेड़िया बन सारे घर को निकल गया। सुना है इन दोनों की प्लानिंग पहले से इस घर को हथियाने की थी। ये लड़कियां भी? बस आगे कुछ नहीं, जिसका पाप वही जाने। अर्थी सज गई थी। उसके उठते ही लोगों की भीड़ साथ हो ली। चंद्रभान ने टीवी वालों को बुला रखा था। न्यूज़ लाइन के स्टाफ के अलावा शहर की बहुत सी जानी मानी हस्तियां थीं। सबके चेहरे पर दुख भरा तीखापन था। कोई कोई सी रमा भी औरतों के संग बाहर निकली और अर्थी को सड़क से जाता देखने लगी। जब मुड़ी तो चौंक उठी। एकाएक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक काला सफ़ेद कुत्ता झुका झुका सा रेंगता हुआ सड़क के किनारे घिसट रहा था। इधर उधर से जमा हो रहे कुत्ते उस पर जोर जोर से भौंक रहे थे।
बदहवास सी रमा ने अपने आसपास नजर डाली। सिद्धार्थ तो शमशान घाट गया हुआ था। उसके सिर में दर्द की गहरी टीस उठी। जो काम चंद्रा इस कुत्ते के जरिए लेना चाहती थी वो कल रात उसने अंजाम दे दिया। तभी उसके गले का ताला खोल दिया गया था। रमा के दिमाग में एक ही बात चक्कर लगा रही थी। सिद्धार्थ आधी दूरी चलकर घर वापस आ गया। उसका मन घबरा रहा था। उसका अंदाज़ा ठीक निकला। रमा सिर पकड़े पलंग पर बैठी थी। उसको देखकर एकाएक खड़ी हुई और धीमे से बोली, हत्या हुई है, हमें कम से कम इंसानियत के नाते इसकी इत्तला पुलिस में दे देनी चाहिए। ठीक है, दे दूंगा। तुमने कोई दवा ली? पहले मेरी बात का जवाब दो। फ़ोन तुम करोगे या मैं? सबूत क्या है? वो कुत्ता जिसके द्वारा चंद्रा ने आकाश को गहरी मानसिक यातना दी है और मरने पर मजबूर किया है। ये सबूत भी बाकी नहीं बचा है। अब बचा है। मैंने उसे अभी चौराहे पे बेदम पड़ा देखा है। उसमें जान ही कहाँ बची थी। सुबह से कुत्ते उसे घेरे हुए थे, शायद मर भी गया हो। एक साथ 2 हत्याएं? रमा की आंखें दहशत ज़दा हो गईं। ये गोली लो। सिद्धार्थ ने पानी का गिलास और पैकेट से गोली निकाल कर रमा को दी। मैं इस बाबत चंद्रभान से बात करूंगा, तुम थोड़ा आराम कर लो। सिद्धार्थ ने रमा के बालों पर हाथ फेरा। उसका मन भी उदास हो गया था। उस जुलूस में भी लोगों की बातें सुन सुनकर उसका दिमाग भन्ना गया था। तभी वो घर लौट आया था कि पता नहीं रमा इन सारी बातों को सुनकर नैतिकता और मानवता के तराजू को लेकर बैठ गई तो अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेगी और फिर नर्वस पेन का न खत्म होने वाला सिलसिला हफ्तों तक चल पड़ेगा। रमा पर गोली का असर हुआ था। वो गहरी नींद में डूब गई थी। सिद्धार्थ पढ़ाई की मेज की तरफ लौटा और डायरी उठा उसके पन्ने पलटने लगा। जब कभी वो मानसिक रूप से परेशान होता तो डायरी जरूर लिखता था। अभी उसने कलम उठाई थी कि नीचे घंटी बजने की आवाज़ के साथ शोर उठा। सिद्धार्थ ने कलम रख दी और उसका ध्यान नीचे से आती आवाज़ों की तरफ चला गया। अंदर तो आने दो भैया। किस लिए? मर्दाना आवाज़ उभरी। आकाश को गए अभी कितने घंटे गुजरे हैं जो? जनाना आवाज़ थर्राई। आकाश जब जिंदा था तो कोई आया नहीं, तब चंद्रा ने उसकी सेवा की। अब मरने के बाद बहनें, बुआ, मौसी जाने कहाँ से रोने आ गई हैं। जाइए, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कैसा अंधेर है अपने ही घर में। चंद्रा कहाँ है? चंद्रा बेटी, दरवाज़ा खोलो। गुड़िया, स्वीटी, दरवाज़ा खोलो बच्चों। सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और सीढ़ी के छज्जे से नीचे झांका। कई मर्द, औरतें, बच्चों की भीड़ सी नीचे खड़ी थी। औरतें आंसू पोंछ रही थीं, मर्द परेशान खड़े थे। इधर उधर के घरों के दरवाजे, खिड़कियां खुलने लगीं। कुछ लोग बाहर निकले और उन्हें अपने घर ले गए। सिद्धार्थ जब फ्लैट में लौटा तो नीचे से बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। ये लड़कियां बहुत बोलने लगी हैं। मैं सोचता हूँ कि इस बार इनको माँ के पास गाँव भेज दूँ। सिद्धार्थ को देर में सही मगर नींद आ गई। सुबह दोनों अपने को हल्का महसूस कर रहे थे। रमा और सिद्धार्थ के लिए ये सुबह एक अजीब सुबह थी। नीचे सन्नाटा था और इधर पेड़ों पर बैठी चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। रमा जब बाजार जाने के लिए निकली तो चंद्रा को दरवाजे पर खड़ा देखा। वही चेहरा, वही ठंडी मुस्कान। रमा ने नफरत से होंठ सिकोड़े। दिल में आया कि पूछे, उस बीमार कुत्ते को यूं बाहर छोड़ना क्या उचित था? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, आप या वे सड़क छाप कुत्ते? आकाश को मारना था तो जहर दे देती। उसके लिए किसी बेज़बान को यूं यातना देना कहाँ का इंसाफ था? क्या बात है? सिद्धार्थ ने रमा के चेहरे पर फैले तनाव को देखकर पूछा। चंद्रा खड़ी थी घर के दरवाजे पर। उसे देखकर मन खराब हो गया। रमा ने फल ट्रे में सजाते हुए कहा, कल रात आकाश के रिश्तेदार आए थे, उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। अत्याचार की हद है, रमा ने कहा। मुझे लगता है ये मकान हमें छोड़ देना चाहिए। इतना तनाव झेलना पड़ेगा तो काम क्या खाक होगा। मकान छोड़ने से पहले इस क्रिमिनल औरत के हाथों में हथकड़ी डलवानी चाहिए। वो काम बहुत मुश्किल है। मानव अधिकार आयोग को, पुलिस को, मोहल्ले वालों को अब ये औरत एक ही जवाब देगी कि मुझ विधवा को बदनाम करते हैं। चूँकि हमारा प्रेम विवाह था, ऊपर से अंतर्जातीय है, इस कारण भी हमें लोग अपमानित कर अनेक आरोप लगाते हैं। मुझसे मेरे बच्चों को छीनना चाहते हैं। ये मकान चूँकि मेरे नाम है, इसलिए बहनें अपना अधिकार दिखा रिश्तेदारों को लेकर इस पर कब्जा करना चाहती हैं। भला बताएं, इन लड़कियों को लेकर दर दर कहाँ भटकूं? इन्हीं की खातिर मैं नौकरी करती हूँ, सारे लांछन सुनती हूँ। सिद्धार्थ ने कहा। कौन विश्वास करेगा? सब इसको जानते हैं। तुम चंद्रभान से बात करके देखो। जो प्रेम विवाह का नाटक कर सकता है, मकान की खातिर किसी अन्य आदमी को दिखाकर घर अपने नाम करवा सकता है, उसके हाथ कितने लंबे होंगे इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं होगा।
इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है। फिर ये लड़ाई है किसकी? क्या समाज का दायित्व नहीं है? इसको तुम एक बार फिर व्यक्तिगत कहकर रद्द कर दोगे? मगर मुझे लगता है जो व्यक्तिगत है वही मानवीय है, वही समाज है, जिसकी अवहेलना करने का मतलब है अत्याचार को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। हर बार मकान बदलने से समस्या हल नहीं हो जाती है। रमा को जैसे झक सवार हो गई थी। सिद्धार्थ उसका बड़बड़ाना सुनता रहा। उसके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। जो उत्तर था वो उसका हकदार नहीं था। इंसान के इतने रूप और साधन हैं कि उन्हें जानकर भी आप क्या कर पाते हैं? केवल मानसिक संताप के। अभिशाप तो सबसे बड़ा ये है कि आप संवेदनशील क्यों हैं? क्यों दूसरे के दुख पर विफर जाते हैं? क्यों दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं? आखिर क्यों आप दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि आपका सुख चैन छिन जाए? आखिर क्यों? रमा और सिद्धार्थ में उस रात प्यार तो दूर कोई बात भी नहीं हुई। रमा का ख्याल था कि हर बार की तरह उसे सब कुछ देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा, सब कुछ समझकर भी हथियार डालने होंगे। निराशा की एक परत उसके अंदर पुरानी परत पर बैठ जाएगी और पिछला भूलकर फिर वो रंगीन चित्रों पर लिखने लगेगी, बिना इस सवाल के जवाब के कि क्या जो जिंदा यथार्थ है उस पर लिखना ही कला की सच्ची सेवा है? और वो विनती जो आकाश ने अपने लिखे के बर्बाद होने पर की थी, उस यथार्थ पर चुप रह जाना कहाँ की इंसानियत है? या फिर आकाश का सच केवल वही था जो दूसरों को चंद्रा बताती थी? सुबह शोर से आंख खुली तो लगा नीचे आंगन में दौड़ पकड़ चल रही है। रमा ने दरवाज़ा खोला और सीढ़ी से नीचे उतरी। आकाश श्रीवास्तव के घर के दरवाजे पर पुलिस थी। चंद्रा बाहर निकली। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। उसके पीछे वही सख्त चेहरे वाला आदमी था जिसको पुलिस पकड़कर बाहर ला रही थी। पूरा मोहल्ला बाहर सड़क पर निकल आया था। सबके चेहरे पर अकबकाया सा भाव और आंखों में प्रश्न था कि ये आदमी तो चंद्रा को स्कूटर पर बिठाकर सारा शहर घूमता था, रात को ठहरता और सुबह आकाश के बेहतरीन कपड़े पहनकर निकलता। आज उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। सिद्धार्थ रमा के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। पुलिस के जाने के बाद दोनों घर लौटे। रमा धम से कुर्सी पर बैठ सिद्धार्थ का चेहरा ताकने लगी। सिद्धार्थ ने सिगरेट निकालकर सुलगाई और हल्के से रमा का शाना थपथपा कर बोला, कोई खास बात नहीं। इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि चंद्रा को अब इस आदमी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। 400 गज के मकान की वो मालकिन है। इस मकान को बेचकर किसी दूसरे आदमी के साथ किसी और मोहल्ले या शहर में बस जाएगी। इसके पास मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र, जो उसे सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत ऊंचा ले जाएगा, जितना ऊंचा वो चढ़ना चाहेगी। रमा चकराई सी बैठी रही। कहानी ये रुख अपनाएगी वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि चंद्रा यादव को समझना इतना आसान नहीं है। उस ठंडी मुस्कान के पीछे अभी बहुत सी घटनाएं घटने वाली हैं। ये न समाप्त होने वाला सिलसिला है जिसको पेंटिंग में बांधना आसान नहीं है। सिद्धार्थ ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, वर्तमान समय में जब संवेदनाएं शुष्क हो रही हों, उस समय भी इंसानों में प्रेम का मोह बाकी है। तभी वे उन लोगों के जाल में फंसकर सब कुछ हार बैठते हैं जिनके लिए ये शब्द खोखला है। चारों तरफ इस भौतिक भागदौड़ में लैला मजनू, शीरी फरहाद, शशि पुन्नू का नाम दिल लुभाता जरूर है, मगर उन जैसा कोई आज नज़र नहीं आता। अगर मौजूद भी हो तो शायद वो दो तरफा इश्क नहीं, एक तरफा ही होगा, क्योंकि प्रेम का उगना एक व्यक्तिगत कर्म है जिस पर न खुद का बस है न दूसरे का। इसलिए रमा के लिए ज़रूरी है कि वो न्याय का तराजू कहीं छुपा दे और ज़िंदगी जैसी है उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि ये तो एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा है। अभी आप सुन रहे थे दिल की संवेदनाओं को झंझना देने वाली नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा, जिसके अंत ने आपके मन को भी विचलित किया होगा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही उम्दा कहानियों के साथ। आपका समय शुभ हो।